बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं उस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले मरहले में हम बात करने वाले हैं जी आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के हवाले से। पहला मरहला बखैर आफियत इख्तिताम को पहुंचा और उसके बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, धांधली का शोर उठा, जबकि जो जीतने वाली पार्टी थी उसने कहा कि हमने तो कारकर्दगी बेहतरीन दिखाई है इसलिए हम जीत गए। दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर हुआ और फिर भी यही हुआ। वाज़े तौर पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून की बरतरी दिखाई दे रही है जी। 14 सीटों पर मैदान मार लिया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तें सिर्फ लेने में कामयाब हुई है। अब जी मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 नशिस्तें और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें, जिस पे गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो है वो अब वही जो पहले मरहले के बाद रवायती सिलसिला शुरू हुआ, दूसरे मरहले के बाद भी वही रवायती सिलसिला शुरू हो चुका है। अब ये बताया जा रहा है, बल्कि मुस्लिम लीग नून ने दूसरे मरहले में जो 14 नशिस्तें हासिल की हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है। अभी तक सिर्फ 5 ऐसी नशिस्तें हैं जो कि सरकारी नताइज के तहत कंफर्म कर दी गई हैं और अभी तक बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जो कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के तहत जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून कह रही है हमने पंजाब में बेहतरीन परफॉर्म किया है इसलिए आज़ाद कश्मीर के लोग हमें ट्रस्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी पंजाब जैसी, लाहौर जैसी तरक्की हो जाए। पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इंतखाबात में धांधली हुई है, बैलेट स्टफिंग की गई है, प्री पोल धांधली हुई है और उसके बाद जो है वो फॉर्म 47 जैसी सूरत हाल पैदा कर दी गई है। अब इस सारे मामले में अभी तक जो पहले और दूसरे मरहले के बाद बयानात क्या सामने आए हैं, पहले बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या क्या कहा जा रहा है, देखिए जरा। कौन सा हरबा है जो आपने इस्तेमाल नहीं किया? ये आपका सारा प्रोसेस जो था इस पर हमें शदीद एतराजात और मैं समझता हूँ कि ये किसी तौर पर भी साफ, शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाब के जुमरे में नहीं आ। ये ज्यादती की आपने, जबरदस्ती की आपने। ये जो मैंडेट आप लेने जा रहे हैं वो जबरदस्ती का है, वो जाली होगा। पहले तो अमला ही को 12 बजे पहुंचा, आधे पोलिंग स्टेशनों पे अमला कोई 11 बजे कोई 12 बजे पहुंचा और फिर 2-3 पोलिंग स्टेशन जिनका फौरी तौर पे हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा, बाकियों को भी बताया कि वहां पे अमले को उठा के मुस्लिम लीग के कारकुन अपने घरों में लेके ठप्पे लगाए और फिर उसके बाद सदर रियासत पे हमला और अब हमारा कारकुन शहीद। भाई 99%, 95%, 93% वोट कहीं नहीं पड़ता। इलॉजिकल बात है। डिपेंड करता है वहां के इलेक्शन कमीशन को कि वो साबित करें कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर है। नीलम वैली में मजबूत हल्के हैं, वहां आपका स्टाफ ना पहुंचाना। जो भी मजबूत हल्के हैं पीपल्स पार्टी के, क्या सिर्फ वहां ही मौसम खराब होना है? क्या जहां पीपल्स पार्टी के मजबूत हल्के हैं वहां ही पोलिंग स्टाफ के लिए मुश्किलात है ले जानी? ये जी आज सारा दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही, जो रात को होती रही, उनके चंक्स आपको सुलवा दिए हैं। राजा परवेज अशरफ साहब गुफ्तगू कर रहे थे, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद ये गुफ्तगू कर रहे थे और धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे थे कि भाई इलेक्शन फेयर नहीं हुए। नून लीग क्या कह रही है वो भी ज़रा सुन लीजिए। बात उन्होंने सुबह 10:30 बजे से ये काम शुरू किया और ये कहना शुरू कर दिया कि जी धांधली हो रही है। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में जो है वो पुरअमन तरीन और वायलेंस फ्री जो है वो ये मरहला जो है वो इलेक्शन का हुआ है। सलाहुद्दीन जनेजो ये MNA है और ये जो है ये सिंध पुलिस इनके साथ थी, मुसल्ला वो कमांडो दस्ते थे इनके साथ। ये इस इलाके में गए हैं मुस्तफाबाद और दो तीन जगह पे जाके लोगों ने इनको रजिस्ट किया। जब रजिस्ट किया है तो इनके गन मैनों ने फायर किया। हुकूमत आपकी, आपका सदर, आपका वज़ीर आज़म, आपका कैबिनेट और नीचे सारे वही पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सारे आपके लगाए हुए, तो फिर वही से हमारे लोग किधर से आए कि उन्होंने धांधली की। ये शहबाज शरीफ की मेहनत है जो 2.5 साल वफाक में शहबाज शरीफ ने कारकर्दगी दिखाई है, जो मरियम नवाज शरीफ ने कारकर्दगी दिखाई है, जो मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में काम किया है। वोट किसको देगी अवाम? वोट इल्ज़ाम लगाने को तो नहीं देगी। आप रोएंगे तो आपको वोट पड़ जाएंगे। दोनों साइड का मौक़िफ़ आपके सामने है। इसी पे बात करने के लिए दोनों जमातों के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं जी। शहजाद सईद चीमा साहब पीपल्स पार्टी से, सर आपका ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। अली खान यूसुफ जई साहब है, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, सर आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, आपने हमें टाइम दिया है। चीमा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, सर धांधली हो गई, कैसे हो गई? आप तो वफाक में भी इत्तेहादी हैं, दोस्त हैं, मोहब्बतें चल रही हैं, मिलकर हुकूमत कर रहे हैं, फिर क्यों धांधली का शोर मचाया जा रहा है आपकी जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। इत्तेहाद होना, असेंबली में होना, इकट्ठे होना,
ये दिस इज वन पार्ट, और दूसरा ये कि इलेक्शन का मैदान सजना और उसमें दो नजरियाती सियासी मुखालिफ जमातों का आमने सामने कॉन्टेस्ट करना, वो एक अलग बात। धांधली होना और धांधली ना होना इलेक्शन कमीशन के कवानीन और तरीकाकार में बड़े वादे तरीके से मरवजा, वो ऑब्वियस एक चीज है। अगर नीलम वैली में आपके बैलेट बॉक्सेस नहीं पहुंच रहे हैं, अमला नहीं पहुंच रहे हैं और वोटर लिस्ट और बाकी सब कुछ नहीं पहुंच रहा है उस दिन, पोलिंग वाले दिन 12 बजे तक, तो उसका लिखा हुआ है, तयशुदा उसका तरीकाकार है कि वो एक दिन पहले अमले ने पहुंचना है। सही। अगर वहां पर इलेक्शन कमीशन जो रिटर्निंग ऑफिसर्स को बगैर फॉर्म पोलिंग एजेंट्स को जमा कराए बगैर अगर पुलिस वहां से रवाना करा रही है, तो वो तयशुदा है कि वो इस तरह से नहीं वो अपना कंपाउंड छोड़ के जा सकते जब तक वो पोलिंग एजेंट्स को रिजल्ट नहीं देते। सही। वायलेंस नहीं है, उसके बाद वहां पे हरासा करने का अमल नहीं है। जितना वोट डलेगा उस वोट की उतनी ही गिनती दिखाना कवानीन में, कानून में, इलेक्शन कमीशन में तयशुदा है। जब आप अल जजीरा ने जो इंटरनेशनल चैनल है जी, आप उसको बैन भी कर दिया। वैसे बाय द वे इट इज एन इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने उसको बैन कर दिया पाकिस्तान। और क्यों बैन किया? क्योंकि उसने एजेके के ये जानिबदार इलेक्शंस का एक नक्शा पब्लिक कर दिया था। उनका प्रोग्राम मौजूद है, उसकी वीडियो मौजूद है और जिसमें बताया जा रहा है, लोग चीखें मार रहे हैं कि हम वोटों का तनासब ये नहीं है। ये आज के दिन तक पिछले 25 इलेक्शन उठा के देख लें, सवाई जाओ लाख के रेफरेंडम के, इतनी कास्टिंग जिंदगी में नहीं हुई। वो भी इन्हीं के गॉड फादर थे, पॉलिटिकल गॉड फादर थे। या उनके रेफरेंडम मेरा ख्याल है 98-99% आए हैं, और या ये नून जो शेर को वोट डलते हैं वो इस इलेक्शन में वो 96, 97, 98, 99% आए। उन 180 ना बोलिए, आप उठते भी हो धक्के जोर जबरदस्ती से, आप हमारे से सीट्स भी लेते हैं, आप अवाम का मैंडेट भी चोरी करते हैं, आपके घर में काबीना का सबसे बाअसर मिनिस्टर आप पे अदम एतमाद करता है, और आप आके तो मतलब इन सारी इतनी जोर जबरदस्ती के साथ आप एजेके आपने लिया। आपने हर इलेक्शन ऐसे यू आर चैंपियन इन स्टीलिंग द इलेक्शन, द मैंडेट ऑफ द पीपल, और फिर आप कहते हैं वोट को इज्जत दो। ठीक है। एक मैडम एक सूबाई वजीर फरमा रही है कि अगर शहबाज शरीफ को वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे, उसकी कारकर्दगी को नहीं देंगे तो किसको देंगे। वो उसकी काबीना के 2 वजीर कह रहे हैं कि वो फेल हो चुका है, उनका निजाम फेल हो चुका है, उनकी कारकर्दगी, गुड गवर्नेंस, उनकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट, उनकी यूथ मैनेजमेंट, उनकी एक्सपोर्ट पॉलिसीज, उनकी एग्री पॉलिसीज, एवरी एनर्जी की का क्राइसिस मैनेजमेंट, सारा कुछ फेल हो चुका है। और वो कह रहे हैं कि जी उसकी बुनियाद पे उनको 98% नहीं देंगे तो सही। चीमा साहब, सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। यकीनी तौर पर ये जितने पूरे निज़ाम के फेलियर की आप बात कर रहे हैं, निज़ाम के कोलैप्स होने की आप बात कर रहे हैं, सर कहीं ना कहीं बेनिफिशरी तो इसके आप भी हैं, साथी तो आप भी हैं, इसके इत्तेहाद तो आपका भी है। अली खान साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर क्यों आपने पुरतशद्दुद जत्थे का साथ दिया है? राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि आपने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मिलकर जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से ये कहा गया है कि पीपल्स पार्टी जानबूझ के इस तरह की हरकतें कर रही है इलेक्शन को सबूताज करने के लिए। क्या आपका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है? जबकि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आपने सामान नहीं पहुंचने दिया, आपने ऑफिसर्स को 12 बजे तक नहीं पहुंचने दिया, आपने प्री पोल धांधली की, फिर पोलिंग में धांधली की, फिर आप फॉर्म 47 कैसे कर लिया सर आपने इतना सब कुछ? इत्तेहादी हैं आपके ये हमारे जो इत्तेहादी है ना, ये आस्तीन के सांप ही साबित हो रहे हैं। ये जो है वादी में जा रहे हैं। 1970 में ये मैंडेट नहीं मान रहे थे, इनकी 60 सीटें थी और ये 168 की मैंडेट नहीं मान रहे थे। पूरी दुनिया को पता है कि 1977 का इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे धांधली ज़दा इलेक्शन था, वो इन्होंने कराया। ये जो है 93 में 41% मुस्लिम लीग नून ने
लिए थे वोट और इन्होंने जो है 39% लिए। इन्होंने गुलाम इसाक खान के साथ साज़बाज़ करके जो है ना वो वहां पे मुस्लिम लीग ने उनकी हुकूमत खत्म की और फिर वहां पे आए। 2008 में, ये 2007 में हमारे साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 8 साल हम इकट्ठे रहे ARD में, और ये जो है मुशर्रफ के साथ साज़बाज़ करते रहे। इन्होंने LFO लिया और उनके साथ NRO साइन किया। ये बड़े जमहूरी वो है। इन्होंने कौन सा जो है मैंडेट माना है? कभी माना है इन्होंने मैंडेट? ये जो 2008 से सिंध में काबिज है, तो क्या इनकी कोई काम कारकर्दगी है? इन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है? कोई तालीमी निज़ाम बेहतर किया है? कोई वहां पे रोजगार के मौके पैदा किए? ये साज़बाज़ करके जो है इख्तिदार में आते सिंध में, और ये कहते दानली का इल्जाम हम पे लगाते हैं जी कि हमने दानली की। आपको पता है, मैं आपको कश्मीर का बता देता हूँ। आज से 7 महीने पहले जो है मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया कि जब ये फैसला हुआ था कि इनवारुल हक की वैसे उनकी हुकूमत खत्म होनी थी, उनको जो है वो PTI की हुकूमत थी, वो PTI से जो है वो बागी हो गया। उन्होंने अपने जो वजीर आज़म है उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किया। अनवारुल हक आया। इन्होंने, ये देखें, ये अपने आप को बड़े जमहूरी कहते हैं। इन्होंने PTI के लोगों को जो है वो लोटे बनाए, उससे जो है इन्होंने हुकूमत बनाई। और इनका क्या प्लान था कि जी हम ये 7 महीने जो है इलेक्शन रेक करेंगे वहां पे। ये दानली का पूरा इन्होंने मंसूबा बनाया। आप देखें, सदर इनका, स्पीकर इनका, वजीर आजम इनका, इंतजामिया इतना, और ये इतने डिटाई से कह रहे हैं कि हमें दानली हुई है। चलो मुझे बताओ, ये जो यहाँ पे माजरीन की सीटें हैं वहां पे जो है वो तो रोज रोशन की तरफ वो था। और आपने कभी, अब मुझे एक बात बताओ कि शाह गुलाम कादर को शिकस्त आप दे सकते थे? कभी दी है अपनी शिकस्त? आप इल्जाम लगा रहे हो। आप जो है वो हमारे वजीर आजम राजा फारूक हैदर साहब को शिकस्त दे सकते थे? राजा साकिब ने आपके स्पीकर को हरा दिया, जो सदर भी है। उन्हें पिछले इलेक्शन में भी इतने वोट लिए थे, इससे ज्यादा तकरीबन वो। और ये जो है उस टाइम जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे। अच्छा, मुस्लिम लीग नून का वोट उसके साथ मिलकर जीत गया वो। मैंने पहले भी कहा था कि जो मुजफ्फराबाद में 9 सीटें हैं उसमें हम जो है 5 सीटें जीत रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन 2 हल्कों में नहीं हो सका, वहां पे 2 हल्कों में नहीं हो सका। मुझे आप बताओ कि जी कौन से उसमें राजा फारूक हैदर के हल्के में दानली हुई है या जो है शाह गुलाम कादर के हल्के में दानली हुई है? हमारे एक कैंडिडेट है बैरिस्टर इफ्तिखार, सबसे पढ़ा लिखा आदमी है, बैरिस्टर है वो हार गया। हमारा शाह गुलाम कादर एक हल्के में हार गया, कहते ही दांधली हुई है। यार कोई यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पहला नुक्ता ये था कि हमने एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना है। ये कैसी जमहूरियत है? ये कैसी जमहूरी पार्टी है जो जमहूरी अक़दार को नहीं मानते? जो आप निजाम के सबसे बड़े बेनिफिशरी है। अब मुझे एक बात बताओ, जरदारी साहब का दूसरा बेटा है, वो कह रहा है कि जी सिस्टम ठीक नहीं है। उस सिस्टम जो जरदारी साहब के साथ मुलाकात के बाद वो जो कह रहा है कि सिस्टम ठीक नहीं है, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई तुम लूट मार मत करो, तुम जो है हजारों अरबों रुपए जो है दुबई मुंतकिल न करो, तुम जो है ये जो आपको मिले हैं कोई 18,800 रुपए वफाक से 2008 से, उसका कोई नमूना ही बता दो कि हमने कराची में ये काम किया है। ठीक है, हमने जो है आपके ये पॉइंट्स लेकर मैं सही चीमा साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। अली खान साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ। इत्तेहादी भी आपके हैं, ये नाराजगियां किस तरह से शुरू हो गई हैं? क्या ये आजाद कश्मीर इलेक्शन से नाराजगियां शुरू हुई हैं या फिर पहले से चल रही थी? क्योंकि जब GB इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी को आपने मना लिया था, ये दोबारा से कैसे नाराज हो गए आपसे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा और इनका मंशूर जो है ना वो जमीन आसमान का फर्क है। हम जो है दाएं बाजू के इस्लामिस्ट है, ये जो है लेफ्टिस्ट है। इनका जो है जो मशीयत के मॉडल है वो है कि हमने जो इदारे, जो हम कहते हैं कि वो इदारे जो है वो नेशनलाइज होने चाहिए और हुकूमत का काम नहीं है कि वो इदारे चलाए। ये चाहते हैं कि जो अब प्राइवेट इदारे हैं उसको भी नेशनलाइज होने चाहिए, सब कुछ जो है हुकूमत के हाथ में हो, ताकि इनके लोग जो है जियाले भर्ती हो और इदारों का बेड़ा गर्क हो। जैसे इन्होंने स्टील मिल का बेड़ा गर्क किया, जिस तरह PIA का बेड़ा गर्क किया, जिस तरह जो है इन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स का बेड़ा गर्क किया। जो जितने भी आपके जो इदारे हैं, क्या कमाल किया है कारपोरेशन ने, सर, ऐसे कोई कमाल नहीं किया। अगर पीपल्स पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया है ना, तो महंगा तरीन पेट्रोल सर आज भी डलवा रहे हैं हम। आपने चेयरमैन PTI को इसीलिए घर भेजा था, उनके खिलाफ तहरीक अदम इस्तेकाम इसीलिए आई थी कि महंगाई बहुत हो गई है। 150-60 रुपए फ्यूल प्राइस था उस वक्त। आपको एक बात बताऊं कि 70% लोग हैं सर, उनका गुजारा नहीं हो रहा।
नहीं, जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो तो इंटरनेशनल एक कम्युनिटी है, वो हम जो है वो उसको किस तरह महंगा लेके जो है किस तरह सस्ता बेच सकते हैं। सर आप एनर्जी का टैक्सेस हमारे ना जो है लेना 90% सर, जो आप है इनडायरेक्ट import है। टैक्सेस का तूफान आया हुआ है हमारे सरों पे, आप डायरेक्ट टैक्स लें। उन लोगों पे आप अशराफिया पे हाथ ही नहीं डालते जो टैक्स नहीं देते। इनडायरेक्ट टैक्सेस आसान तरीन तरीका है, लेवी लगाई जाओ जिसका ना कोई सर है ना पाँव है, आप पेट्रोल से कमा रहे हैं या बिजली से कमा रहे हैं। देखें, हमने जो गरीब है ना उनके मोटरसाइकिल जो है उनका पेट्रोल सस्ता किया, हम जो है ट्रकों को दे रहे हैं, हम बसों को दे रहे हैं, हमने जो है जो अच्छा इलेक्ट्रिक सर मेरे पास अगर 600, 800, 1200 सीसी गाड़ी है ना तो मैं भी इस शहर की या फिर इस मुल्क की अमीर खातून नहीं हूँ। यानी जरूरी है कि जो टूटी हुई मोटरसाइकिल पे है तो सिर्फ आपने अच्छा, आप इस पे अगर आते हैं ना तो मैं सिर्फ आपको 2 मिनट मुझे दे दे, 1 मिनट दे दे। हमारा जो है इंपोर्ट था $5 अरब। ये जो पेट्रोल जब कीमत इसका इजाफा नहीं हुआ था, हमारा पिछले महीने $6.5 अरब का इंपोर्ट हो गया है। सही। ये जो आप पेट्रोल महंगा लेते हैं तो आपका जो है आप वो तो डॉलर से लेते हैं ना। हाँ। तो आपको $1.5 अरब जो है वो आपको नुकसान हुआ करंट अकाउंट में। आपको तिजारती खसारा $4 अरब का तिजारती खसारा हुआ। अगर पाकिस्तान ये इंपोर्ट कर सकता है, ये सोच ले ये इस तरह की, वो तो फिर कर लेते हैं, सस्ता कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान साहब सर टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन आपके हर सवाल का जवाब है कि ये जो इंपोर्ट में खसारा हुआ या फिर हम डूबते जा रहे हैं या सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। सर 3 साल से तो आप ही हुकूमत कर रहे हैं ना, पीडीएम की हुकूमत आपके पास थी, अब भी आप ही हुकूमत कर रहे हैं, उसके बावजूद किस तरह से उन्होंने कहा था कि 500 रुपए में बढ़ जाएगा ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो ईरान और अमेरिका जंग हुआ तो 500 रुपए में बढ़ जाएगा। अच्छा, ये इससे हमारी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो देखो सिफारती महाज पे अच्छा क्या किसका ताल्लुक है? फिर पॉलिसीज बनाने वाले आप हैं, किसका ताल्लुक है? फिर हमें बता देंगे किसका ताल्लुक है। नहीं, अच्छा, ये हम 90% जो है पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनली रेट बढ़ता है तो रेट जो है वो बढ़ेगा। सर हम लेवी टैक्स लगाते हैं 125-30 रुपए हम लगाते हैं सर। वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से जाएं तो इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई 150-200 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हम एक्स्ट्रा टैक्सेस बहुत पे कर रहे हैं आपको ये जो कीमतें बढ़ी है ना ये फरवरी में बढ़ी है। मैं आपको एक और रोज बढ़ रही है सर, रोज बढ़ रही है। अप्रैल में जो फरवरी है ना उसमें 19% इजाफा हुआ इसी कंजम्पशन में, 27% इजाफा हुआ मई में। ये कम होने चाहिए थे रेट ज्यादा होने के बाद, ताकि जो है हमारा जो है इंपोर्ट कम हो जाए, लेकिन ये 31% इजाफा हुआ जून में। मतलब ये है कि इजाफा हो के भी लोग जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और अपनी तर्ज जिंदगी में तब्दीली नहीं लेके आ रहे। हम डे लाइट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम अभी भी जो है छोटी सी जगह के लिए जा रहे हैं तो अली खान यूसुफ जही साहब, सर मैं आपकी बात से बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है। मैं शहजाद चीमा साहब हमारे साथ वापस आ गया सर, उनकी तरफ भी जाना है, लेकिन आपने ये जो बात की है ना कि हम डे लाइट पे नहीं जा रहे, सर हम तो डे लाइट पे चले जाएंगे। आप भी तो अपनी गाड़ियां छोटी कर देना, आप भी तो लेक्सस, BMW, मर्सिडीज और लैंड क्रूजर से नीचे आ जाए ना। आप फ्यूल बंद कर दें, आप बिजली के यूनिट खत्म कर दें, आप भी तो सर कुछ करें ना। हमें तो डे लाइट में आप शिकंजे में 8 बजे 9 बजे बाजार करते हैं, हमें तो सब कुछ करना है जब सर पे डंडा होगा। मशीन तनख्वाह दे रहे हैं। सईद चीमा साहब आपकी तरफ कोई वजीर मशीन तनख्वाह नहीं ले रहे। सईद चीमा साहब उनको सर ऊपर से इतना हो जाता है, क्या तनख्वाह लेके करेंगे? सईद चीमा साहब आपकी तरफ से आना चाहूंगी कि आप पे बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है। एक तो आप निकले हैं जी आस्तीन के संग, उन्होंने आपको पाला और आपने उन्हीं को काट लिया, और दूसरा जो है आप पे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है जी आप कालेदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मिलकर आपने अनरेस्ट किया है और आप इलेक्शन को सबूताज करने की पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है, और ये वही कालेदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी है जिसे पुरतशद्दुद जत्थे का नाम दिया गया है। चीमा साहब, अगर तो हक़े खुद इरादियत की बात करना, हक़े मलकियत की बात करना, हक़े रोजगार की बात करना, इश्तियाल दिलाना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी इस गुनाह की मुरतकब है। अगर वहां पे किसी की बुनियादी सहूलियात के लिए आवाज बुलंद करना है, उनका फैसला उनके अपने इख्तियार में देने की बात करनी है, तो फिर तो यकीनन पीपल्स पार्टी कौन सी है वो उनको, और जत्था इसी तरह से इसी तरह किसी माइंडसेट, उसका नाम कोई भी नाम हो सकता है,
इस माइंडसेट के तहत ही एक जस्टिस ने इंडिया में एक लफ्ज कॉकरोच इस्तेमाल किया था जी, और उसके जवाब में फिर अब उनको घुटने टेकने पड़े। यही माइंडसेट यहाँ पे जत्थे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, और वहां पे उन पाकिस्तानी शहरी हैं, नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, मुस्तकबिल है, और वो मांग कर रहे हैं आपसे, वो बात कर रहे हैं, तो कि जायज बातें कर रहे हैं, और आपके पास इतनी पॉलिटिकल सगैसिटी और हिम्मत नहीं है कि आप उनके साथ बैठ के उस इशू को रिजॉल्व कर सके। मैंने तो आपको कहा, मैंने आप जवाब दें कि आपने एक इंटरनेशनल चैनल को सिर्फ इस वजह से बंद किया कि उसने हकाइक पर रोशनी डाल दी। मोहतरम खान साहब ने सन 77 से शुरू की कहानी, ठीक है। अच्छा, कहानी, एक चीज उस कहानी में जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को ओन किया। सही, कि हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन्होंने अपने खाते में डाला। ओ भाई, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने जिस तरह से कराया, हम तुम्हें इलेक्शन में लेकर वापस आए, हमने 2008 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बीबी शहीद ने कहा कि आप ठीक है। शहजाद साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सेगमेंट का टाइम इतना ही था, मुझे आपसे इजाजत लेना होगी। अली खान यूसुफजई साहब, आपने हमें टाइम दिया, चीमा साहब आपने हमें टाइम दिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कहानी वही है, मेरी मर्जी से सब कुछ चलेगा, मुझे सीट्स मिलेंगी तो मैं राजी हूँ, और जहाँ पर मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ होगा तो फिर मैं राजी नहीं हूँ, और फिर मैं धांधली के इल्जामात भी लगाऊंगा, और फिर कुछ भी हो सकता है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कुछ मजीद टॉपिक्स हैं उन पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक से पहले इलेक्शन का रोना रोया जा रहा था, और अब जरा बात कर लेते हैं शहबाज दौरे हुकूमत के हवाले से। शहबाज शरीफ जब पंजाब पर हुकूमत कर रहे थे तो कहा जाता था कि ये बहुत बेहतरीन वज़ीर आला हैं, और ये उम्मीद लगाई गई थी कि जब उनके पास बड़ी सीट है, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे तो फिर अवाम के पास बहुत रिलीफ आने वाला है। लेकिन हमने देखा कि वो जो असर आना था वो रिवर्स हो गया है, अवाम रिलीफ की बजाय तकलीफ में जा रही है। शहबाज दौरे हुकूमत, पीडीएम का दौरे हुकूमत भी, और जब से ये गवर्नमेंट आई है उसका भी दौरे हुकूमत मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो हुकूमत के अपने मिनिस्टर्स बता रहे हैं कि हम नेगेटिव बजट बनाते हैं, हम जितना भी टैक्सेस से पैसा इकट्ठा करते हैं हम वो कर्ज़ों में देते हैं, और हम कर्ज ले लेकर मुल्क चलाते हैं, हमारे पल्ले इस वक्त कुछ भी नहीं है। बिजली महंगी तरीन, IPPs को पालने के लिए अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। IPPs किसके हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और नून लीग के, वही दो बड़ी जमातें जो इस वक्त विफाक में इत्तेहाद में हैं, उन्हीं के IPPs हैं, उन्हीं को पाला जा रहा है, और अवाम का खून पसीना निचोड़ लिया गया है। पेट्रोल, अगर हम बात करते हैं, इंडिया का हवाला ले लीजिए, श्रीलंका का, बांग्लादेश का, वहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस इतनी नहीं बढ़ रही जितनी पाकिस्तान में तूफान आया हुआ है। कम होंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बढ़ेगी तो एकदम से तूफान उठ जाएगा। पहले होता था महीने बाद, 15 दिन के बाद, 8 दिन के बाद ये पेट्रोल बम गिरता था, अब हर रोज़ गिरता है। हर रोज़ रात को 12 बजे कोई ना कोई ऐसा फैसला आता है कि अवाम एक बार तो हुकूमत को दुआ देकर ही सोती है। अशराफिया की तरक्कियाँ होती जा रही हैं, इनकी तनख्वाहें 300% तक बढ़ाई, इनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़रीद के दी गई। कोई भी जो डीजीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, डीसीज हैं, इनके पास जो है वो लेक्सस लैंड क्रूज़र से नीचे तो इनके पास गाड़ी है ही नहीं, और अगर कोई उससे भी छोटा अफसर है तो कम से कम उसके पास फॉर्चूनर तो ज़रूर है। और गरीब आदमी, उसके ऊपर आप जो है वो नज़र रख रहे हैं जी, हमने सिर्फ बाइक वाले को हम सब्सिडी दे रहे हैं, यानी जिसके पास एक बेचारे के पास छोटी मोटी गाड़ी भी है, आप उसको समझ रहे हैं कि ये मुल्क में बहुत अमीर है, ये मुल्क में इसकी बहुत चल रही है और बहुत सुकूनदेह ज़िंदगी है। 70% वर्ल्ड बैंक बता रहा है कि पाकिस्तान की आबादी 70% ऐसे लोग हैं जिनका पूरा नहीं हो रहा, जो परेशान रहते हैं, जो डिप्रेशन में जाते हैं, सिर्फ इस वजह से बच्चों के स्कूल की फ़ीस कहाँ से देनी है, बिजली कहाँ से, बिजली का बिल कैसे देना है, पेट्रोल कैसे भरवाना है, यानी उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो उनको पूरा करने के लिए अपसेट होकर रह गए हैं। 43% ऐसे लोग हैं जो कि ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं हो रही। और अब मिनिस्टर्स आके बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के काकरोच निकल गए बाहर नालियों से तो फिर सारे का सारा सिस्टम उलट जाएगा। सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, इसको बदलने की ज़रूरत है। ये एक तरह का मैसेज है या फिर एक तरह की जो है वो पेशगोई की जा रही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी लंबा इंट्रो कर लिया और जितने मेरे दिल की भड़ास है, क्योंकि मैं भी इसी पाकिस्तान की शहरी हूँ,
मैं बहुत कुछ और कह सकती हूँ, और ये जो तकलीफ है ये लोगों की भी है और मेरी अपनी भी है। हसन जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं आप। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो 4 साल के बाद शहबाज हुकूमत का अगर हम एनालिसिस करते हैं, सर हमने क्या पाया, आवाम को क्या मिला? बहुत बहुत शुक्रिया सिरा साहबा। मैं आपका इंट्रो भी सुन रहा था, उससे पहले जो मेहमान थे उनकी गुफ्तगू भी सुन रहा था। सर आपके सामने अब से कोई 2 हफ्ते पहले कंट्रोल डिफॉल्ट का हमने आइडिया पेश किया था, आपको याद है? जी बिल्कुल। और उस वक्त हमने आर्ग्यू किया था कि आपकी मईशत डिफॉल्ट कर गई है और इसको नॉर्मल तरीके से कोई रिफॉर्म्स करके रिकवर नहीं किया जा सकता। अब हम ये तो नहीं कह रहे कि हमारी बात सुन के वजीर दाखिला ने ये बात की है, लेकिन जो उन्होंने बात की है उससे हमारी बात की तस्दीक हो जाती है। सही। उन्होंने भी कर्जों का जिक्र किया ना कि जी कर्जे बहुत हो गए हैं, कर्जे अब कैसे उतरेंगे। अभी मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले अपना कॉलम दे के आया हूँ और कल छपेगा, कहें तो मैं उसके कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं आपके सामने रख देता हूँ। इसी के हवाले से है वो। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और वजीर दाखिला साहब को ये बात करने की जरूरत क्यों पेश आई, ये है बुनियादी बात। ये था रॉन्ग सीवी का केस। सही। देखिए, जब इमरान खान साहब की हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा कि उस वक्त ये डिफ़ॉल्ट हो रहा है और एक बेहतर टीम चाहिए, तो इन्होंने बढ़ के आगे अपना ये सीवी पेश किया कि जी हम एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और हमारी ये कारकर्दगी है, ये देखिए हम काया पलट के दिखा देंगे और अरब मुल्कों के साथ, वहाँ के बादशाहों के साथ हमारे बड़े ज़ाती ताल्लुकात हैं, तो आप SIFC बनाइए, फिर देखें उसमें $100 बिलियन आएंगे। अब चालाकी ये की कि उस सारे आइडिया को इन्होंने डाल दिया एस्टैब्लिशमेंट के खाते में। सही। कि ये काम किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का ये आइडिया। उन्हें आइडिया देके ये उनके नाम से आगे कर दिया और उसके बाद हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, फेल कर दिया उसे। फेल इस तरह से हुआ कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी उसी मैंडेट के साथ मौजूद है। या तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट खत्म करते तो वो रेगुलेशंस खत्म होती। SIFC का तो वादा यह था कि रेगुलेशंस जो हैं उन्हें खत्म किया जाएगा और इन्वेस्टमेंट के लिए आसानी पैदा की जाएगी। सही। अब यक न शुद्ध दो शुद्ध, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी वहीं रहा और SIFC भी बना दी, यानी कि अब जो आसानी पैदा होनी थी डबल मुश्किल पैदा हो गई और इन्वेस्टमेंट आनी बंद हो गई मुल्क में। जब से SIFC का आइडिया आया, आप देखिए इन्वेस्टमेंट नहीं आई मुल्क। ये तो एक किस्सा हो गया। उसके बाद इन्होंने दूसरी कहानी डाली कि आप ऐसा करें कि ये अरब मुल्कों के साथ आप एक ना दिफाई मुआहदे करते हैं, उसके बाद वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। सही। लेकिन ये हमारा अंदाजा है कि ये 1998 में ये ड्राफ्ट मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम जो उस वक्त थे उनके पास था और ये बात हमें एम्बेसडर शमशाद अहमद खान साहब ने बारहा ये बात बताई, हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स में है ये बात, कि रियाद जा रहे थे एम्बेसडर साहब उनके साथ थे, उस वक्त वो सेक्रेटरी खारजा थे, और वहाँ पे मियां नवाज शरीफ ने उन्हें कहा कि जी ये ड्राफ्ट देखिए, ये एक डिफेंस एग्रीमेंट था। तो उन्होंने पूछा कि ये ड्राफ्ट कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा जी इस बात को छोड़ें। सही। तो मैंने कहा जी जहाज में उस वक्त हमारे साथ उस वक्त के वजीर खारजा गौहर अयूब साहब भी थे, मैं उनके पास गया और उनके पास ले जाके मैंने वो ड्राफ्ट पेश किया, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और उस वक्त जो है ये उन्होंने मियाँ साहब को मना लिया कि ये काम नहीं करना चाहिए हमें। राइट। अब हमारा गुमान ये है कि वही ड्राफ्ट था जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखा लाके। सही। कि जी ये कर लें तो फिर आप देखें कि इतना पैसा आएगा और इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, ये सब कुछ होगा। कुछ नहीं हुआ डॉक्टर साहब। कुजा ये कि उसके बाद देखें ना तरतीब में चीजें हो रही हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में फौरन शामिल हो गए, प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया कि जी अमेरिका खुश हो जाएगा तो IMF से हमें कोई, उसके नतीजे में करना क्या पड़ा? IMF को खुश करने के नतीजे में CPEC को फ्रीज करना पड़ा। वो जो इकोनॉमिक जोन्स बनने थे उसको फ्रीज करना पड़ा। अब कहानी यहाँ पे आ गई कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। सही।
ना इन्वेस्टमेंट आई, ऊपर से ये गले पड़ गई चीज। अब आप देखिए कि आगे चल के क्या होता है, जब से फिर ये, और उसके बाद शुरू हो गई ईरान की जंग जी 28 फरवरी को। अब ईरान की जंग जो शुरू हुई तो इसका मतलब है ये पीछे सेटअप किया जा रहा था सारा। सही। गॉट इट। और अब फिर भाग दौड़ शुरू हुई। वो तो फिर खुदा भला करे फील्ड मार्शल साहब का, उन्होंने इससे बजाय कि इसमें उलझने के डिप्लोमेसी का रास्ता लिया। और आप देखें ये हमारे सामने क्या चीज आती है कि इसहाक डार साहब जो कि वजीर खारजा हैं, कहिए कि रिलक्टेंट वजीर खारजा है, वो बनना तो नहीं चाह रहे थे, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहते। इसहाक डार साहब की बजाय उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को ये काम सौंपा। इसहाक डार साहब को क्यों नहीं सौंपा ये काम? अब जो ये सब तड़प रहे हैं कि ये वजीर खारजा बन गए हैं इसलिए कि इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था, उसकी वजह इसलिए कि जो इन्होंने पहले कारकर्दगी सारी कारकर्दगी दिखाई थी जी। कितनी आप देखें कि अब ये हमारी रीडिंग है, ये हमारे पास इत्तलात नहीं है। सही। तब ये बात समझ आती है कि मोहसिन नकवी साहब अब आके क्यों कह रहे हैं कि इन्होंने ये सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया। इसलिए कि जो इन्होंने आर्किटेक्चर बनाया पिछले 20 साल में, अरब मुल्कों से इमदाद लेके और अरब मुल्कों से रेमिटेंस के ऊपर इन्होंने सारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, प्रोडक्शन को खत्म कर दिया। अब जब बात करते हैं कि जी यमन में जंग में ना उलझ जाना, तो कहते हैं जी हमारे लोग वहां पे हैं जी, हम क्या करें। अब आप उनके साथ यानी अब आप जो वो कहें वो करने पे मजबूर हैं, तो ये करके किसने दिया हमें? जब ये हो रहा था पिछले 15-20 साल में, तो आप भी तो यहीं बैठे हुए थे, इन्हीं कुर्सियों पे बैठे हुए थे। सही। तो आपने होने क्यों दिया ऐसा? अब बुरी लग रही हैं बातें DGISPR जनरल अहमद शरीफ की, और बुरी लग रही हैं बातें मोहसिन नकवी साहब की, जो कि अब चलिए कह लें कि वो ही इज स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ। तो ये अब यहाँ पे आ गई है सिचुएशन। अच्छा डॉक्टर साहब, अब है डिफॉल्ट। देखिए अब डिफॉल्ट की बात है। सही। अब ये कह रहे कि जी अभी ये कह रहे थे कि कौन साहब थे, वो कह रहे थे कि जी तेल ज्यादा इंपोर्ट हो गया, गरीबों ने तेल इंपोर्ट करना था, चावल की बिजाई का मौसम है जी, ट्रैक्टर चलने हैं, पानी देखें सोइंग सीजन है, तो खेतों में तो काम होना है। और जब खेतों में काम होना है तो पेट्रोल रोज की बुनियाद, डीजल को रोज की बुनियाद पे आपने 70 रुपए महंगा कर दिया। जो रही सही कसर है किसान की, गरीब की, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं जो कि ये काम करते हैं, जमींदारी का काम करते हैं, रो रहे हैं। पिछले साल वो यहाँ पे बरकी के इलाके में वो किस साहब ने चावल लगाए थे, कहते हैं जी 1 रुपया कमाए बगैर वो सारी फसल बेची। क्या कर रहे हैं आप? खुदा का नाम ले। डॉक्टर हसन साहब, सर हम अपने किसान की तरफ नहीं देख रहे, जबकि हम लोग ये भी बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो एग्री बेस है। पहले सर हमसे गंदम की बम्पर क्रॉप की हम बात करते रहे, और अभी 4 महीने नहीं गुजरे और हम कह रहे हैं कि हम गंदम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। आटे की गंदम की प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। सर ये पॉलिसी है कि आज तक हमें खाने का ही नहीं पता कि हमारी कितनी आबादी है, हमें कितनी गंदम चाहिए, उसको किस तरह से रिजर्व करना है, कि हमें ज़राई मुल्क होने के बावजूद, इतना किसान मेहनत कश होने के बावजूद, पानी हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, उसके बावजूद हम गंदम इंपोर्ट करेंगे। सर ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत जुल्म है। इसलिए कि देखें जिस तरह की ज़मीन हमारे पास है, जैसे रिसोर्सेज हैं, हम तो आधी दुनिया को खुराक दे सकते हैं। यहाँ पे ये काम किया ही नहीं गया, इसलिए कि अब खुदा जाने के इनके दिलों में क्या था वो तो खुदा जानता है, लेकिन जो हो सकता था, आसानी से हो सकता था, वो भी ना किया। सही। आप बेहतर इरिगेशन सिस्टम की तरफ जा सकते थे, आप बीज इंप्रूव कर सकते थे, आपने जो भी बीज अभी तक आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अपना बीज ही ने पैदा कर सके। इस ज़राई यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी रिसर्चर्स वहाँ पे मौजूद हैं, आपके पास अपना सारा सिस्टम मौजूद है, आप किसी को काम करने देने नहीं चाहते। आपकी प्रायोरिटी में नहीं है कि इस मुल्क की मईशत ठीक हो। मैं तो इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि ये मईशत बाय डिजाइन डिस्ट्रॉय की गई है। सही। ये ऐसे हो नहीं सकता था, ये ऑटोमेटिक हुआ नहीं है ये काम। बेनिफिशियरी कौन है सर? किसने किया? जो आया सबने किया, किसका हिस्सा सबसे ज्यादा रहा? देखिए इसमें बेनिफिशियरी तो बैरूनी ताकतें हैं, इसलिए कि जब आपकी इकोनॉमी
नहीं चलेगी, अंडर परफॉर्म करेगी और आप पैसे मांगने जाएंगे हर दूसरे रोज, तो वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करेंगे और उन टर्म्स के बदले में वो आपसे ऐसी फरमाइशें करेंगे कि फलां जंग में चले जाओ, वहां फौज भेज दो, ये कर लो, अभी वहां हमला कर दो। आप इन कामों में उलझे रहेंगे। ये उनके जो उनकी मतलब की बात है वो फिर आपको करनी पड़ेगी। आप चाइना के साथ सीपैक बंद करें, आप अपने इकोनॉमिक जोन्स डेवलप ना करें, आप हमसे उधार लें, और आप उधार लेके आते हैं तो बताते हैं कि जी हमने रोल ओवर, ये को खुशी की खबर होती है क्या? इसको ऐसे बताया जाता है कि IMF से कर्जा मिल गया या आपका कोई शादियाने बचाए जाते हैं सर, खुशी रोल ओवर हो गया, जैसे ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इस पे खुशी मनाई जाती है। ये नहीं बताते कि जब सऊदी अरब से आपने भी $5 बिलियन का वो रोल ओवर कराया तो उसमें सूद कितना देना है? सही 6% सूद देना है। 5 अरब के ऊपर 6% सूद, जरा कैलकुलेट कर लें कि महीने का या साल का हिसाब कितना बनता है। सही, यानी 1 अरब पे $6 मिलियन हो गया ना जी। डॉक्टर साहब, तो $30 मिलियन जा रहा है। डॉक्टर साहब टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने मैं ज़रूर रखना चाहूँगी कि सर शहबाज दौरे हुकूमत की हम बात कर रहे हैं, मैंने इंट्रो में भी कहा। सर मुझे ये बताइए, अशराफिया को इन्होंने खुश कर दिया, 300% तनख्वाहें बढ़ाने की बात हो या फिर किसी भी तरह की मराद की बात हो, पार्लियामेंटेरियंस को इन्होंने, वो पंजाबी में कहते हैं ना, रजा दिया है, इन्होंने रजा दिया है। अब ये किस तरह से अवाम का वोट लेंगे, किस तरह से ये अवाम के दरमियान जाएंगे, या फिर इनको लगता है कि यही अशराफिया पार्लियामेंटेरियंस के कंधों पे जो है वो आने वाले वक्त में भी दौरे हुकूमत इनको मिल सकता है? पहले ये अवाम के वोटों से आए हैं, तो जब इनके स्टेक्स ही नहीं है अवाम के साथ, तो ये अवाम का ख्याल क्यों करेंगे? देखें, वो तो ये परेशानी तो उस शख्स को होगी जिसने अपने हल्के में जाके दोबारा वोट मांगने होंगे। सर जाना तो पड़ता है ना, आए जैसे भी, लेकिन फिर भी एक वो फेस सेविंग के लिए जाते तो हैं। कहाँ जाते हैं? मुझे पिछले 3.5 साल में एक वाकया बता दें कभी आपने कोई इनका कोई पब्लिक एड्रेस इलेक्शन ईयर में जाएंगे, इलेक्शन के बाद कोई नहीं जाता, कोई नजर नहीं आता, इलेक्शन ईयर में जाएंगे। नहीं, इलेक्शन से पहले ये लोग कहीं और जाएंगे, हल्कों में नहीं जाएंगे। सही। अभी जो मौजूदा हुकूमत की मिनिस्टर्स हैं, पंजाब हुकूमत की अगर मैं बात करूं, तो वो तो बड़ी मतलब स्ट्रांगली इस बात पे बिलीव कर रही हैं कि हम तो भाई अपने हल्कों में भी जाएंगे और लोग तो हमें फूलों के हार पहनाएंगे, और नून लीग तो एक ब्रांड है, नवाज शरीफ जाएंगे तो सब आंखों पे पट्टी बांध के वोट देंगे। बिल्कुल देंगे, देखेंगे ना, वो दिन आने दें, और दिन करीब खुदा ने चाहा तो बहुत दूर नहीं है, देख लेंगे। ये दावे हैं, ये दावे देखें, कहने में क्या हर्ज है। ठीक है डॉक्टर हसन जफर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया और आपने बताया कि किस तरह से सिस्टम को यहाँ तक पहुँचा दिया गया है और ये बाय डिज़ाइन किया गया है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। नाज़रीन, बात कर लेते हैं जी लाहौर के हवाले से, और बात करेंगे, लाहौर को पंजाब कह लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि गलत नहीं होगा, लाहौर की बात करते हैं। खैर, ये जो लाहौर की हुकूमत है, जो वफाकी हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत, ये कश्मीर पहुंची है जी वहाँ पर रोशनियाँ बांटने के लिए, वहाँ की आवाम को सहूलत और सुख देने के लिए। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, लाहौर की तरफ भी तो देखिए 80% ऐसी आबादी है जो कि अंधेरों में डूब चुकी है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं चलती, करोड़ों रुपए खर्च किया आपने, लेकिन उसके बावजूद, मैं बड़ी बड़ी 4-5 सड़कों की बात नहीं कर रही, बड़ी बड़ी जो 4-5 सड़कें हैं ना, वहाँ पे ऑफ एंड ऑन लाइटें चल ही रही होती हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ गली मोहल्लों की, जहाँ पे क्राइम रेट सबसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज नहीं है, जहाँ पे बच्चियों की इज्जतें महफूज नहीं है, जहाँ पे लोगों के जो एसेट्स हैं वो महफूज नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लाइट्स ही नहीं है। वहाँ पर जब लाइट्स नहीं है, अंधेरे, घूप अंधेरे, तो फिर कोई भी आए आपके साथ, कोई भी वारदात हो, कोई भी पूछने वाला नहीं है। कितना काम हो रहा है रहायशी आबादियों में, गलियों में, बाज़ारों में, और फिर दावे क्या हो रहे हैं, इन तमाम मामलात की हकीकत बताएंगे जी जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी। आप बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आप फिर मुस्कुरा रहे हैं मेरी बातें सुन के, आपने हमें टाइम दिया है, शुक्रिया। ये आपकी ही खबर है जो आपने बताया है कि 80% आबादी अंधेरों में डूब चुकी है। ये तो रोशनियां आज़ाद कश्मीर तक बिखेरने की बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए हंस रहा था। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी जी? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखिए, ये मैं इसीलिए हंस रहा था
कि आपकी महबूब जो चीफ मिनिस्टर है ये रोशनियां बांटने गई कश्मीर में, और कश्मीर को इन्होंने बनाना है पंजाब, और पंजाब को बनाना है लाहौर। अब ये इस वक्त अगर मैं स्ट्रीट लाइट्स की बात करूं, अंधेरों की बात करूं, तो मेरा ख्याल है कि लाहौर कश्मीर से कम नहीं है। सही। जम्मू कश्मीर से कम नहीं है इस वक्त। वहाँ पे भी अंधेरा है, यहाँ पे भी अंधेरा है। तो देखिए इस वक्त फंड्स पे फंड्स आ रहे हैं। एक प्रोग्राम में आपने कहा था कि सड़कों पे घसीटें, गलियों में घसीटें, जहाँ मर्जी घसीटें। तो मैं कान इधर से इनका पकड़ूं या इधर से पकड़ूं, रोना आता है कि प्रोग्राम पे प्रोग्राम बन रहे हैं। चीफ मिनिस्टर की नीयत पे शक नहीं है, लेकिन उसकी जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसने इन्फोर्समेंट करनी है, जिन्होंने उनको सबक देना है अच्छे का, और वो मेरा ख्याल है कि सबक बाग दिखा रहे हैं। अगर मैं बात करूं लाहौर की, जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया था 2025-26 में, इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, ये अर्बन ब्यूटिफिकेशन ऑफ पंजाब। उसके लिए इन्होंने फंड रखा 9 अरब 16 करोड़। वो कहाँ गया? आप पंजाब की हालत देख लें, अगर लाहौर की हालत आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। इससे बड़ा हिस्सा स्ट्रीट लाइट्स का था। अच्छा जावेद साहब, ये भी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ ये भी बताइए कि ये जो लाहौर है ना, ये बहुत दूर तक फैल चुका है। अब आप लाहौर को ये 4 सड़कों में डिवाइड नहीं कर सकते कि ये कैनाल रोड, फिरोजपुर रोड, मॉल रोड, जेल रोड, ये 4 सड़कों पे बत्तियां लगी हुई है। डजंट मीन के पूरा लाहौर रोशन है। आप उन इलाकों में जाके देखें ना जहाँ पे लाहौर की मोस्टली आबादी रहती है, वहां पे अंधेरे, उन इलाकों की आप बात करें। मैं वो भी सारा बताऊंगा। पहले मैं इनके प्रोग्राम जो है ना, ये खोखले प्रोग्राम, उनसे जरा मैं पर्दा हटा दूं, ताकि आपके भी 14 तबक रोशन हो जाए और चीफ मिनिस्टर के भी हो जाए। देखें, इसके बाद इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया 2024-25 में ही, कि लाहौर के लिए ये खालिस्तान प्रोग्राम था, और इसका नाम था रोशन लाहौर। सही। स्ट्रीट लाइट्स की बहाली, और इसके तहत 2,74,000 लाइट्स जो बड़ी बड़ी थी, मोहल्लों की जो पसमानदा आबादी इसमें शामिल नहीं थी, उनकी लाइट्स ख़राब थी। इनको इत्तला मिली कि ख़राब है, वहाँ पे हमने लाहौर को रोशन करना है इस प्रोग्राम के तहत। तो इसके लिए 74 करोड़ रुपया इन्होंने एक रखा। सही। और 30 करोड़ बाद में जाकर फिर दिया इन्हें। ये कुछ 1.25 अरब रुपया हो गया सिर्फ लाइट्स रोशन करने के लिए। सही। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहबा से और आपसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि वो पैसे कहाँ गए। सही। अगर अब लाहौर इसके बाद यह बात यहाँ नहीं खत्म होती, फिर उन्होंने एक ब्यूटिशियन ऑफ जोन्स, उसके लिए उन्होंने को तकरीबन 7 अरब 4 करोड़ रुपए रखे कि ये हमने 6 जोन हैं, जिनमें रावी जोन है, नश्तर है, इकबाल टाउन है, वागा है, और इस तरह ये 6 जोन थे। अजीज भट्टी जोन भी है। अजीज भट्टी टाउन नहीं इसमें शामिल किया गया। अच्छा। वो कहते हैं कि वो पेरिस है, अजीज भट्टी टाउन नहीं रखा गया। अच्छा। वो पेरिस है। हालांकि वहाँ जो है कुत्ते ही कुत्ते हैं हर तरफ, और स्ट्रीट लाइट की जगह कुत्ते फिरते हैं रात को। अच्छा, ये इन्होंने यहाँ पे रखा इसके लिए। फिर इन्होंने एक और प्रोग्राम बनाया, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत भी 29 अरब रुपया लाहौर के लिए रखा, और इससे बड़ा हिस्सा जो था वो लाइट्स को रोशन करना था, और फिर सड़कों की मरम्मत थी, ये वो लटर पटर। अब हुआ कुछ भी नहीं। अब ये जो जिनमें यानी कि 7 अरब 4 करोड़ रुपया सिर्फ 6 जोनों के लिए रखा गया कि हमने रोशन लाहौर करना है। अब ये जो जोन है, अगर चीफ मिनिस्टर साहबा को या उनकी किसी मिनिस्टर को या उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को या उनके सीनियर मिनिस्टर को टाइम मिले, या वो जो कहा जिससे पानी का पूछती है, उनका क्या नाम है? शुएब जीशान या एक शुएब है, एक जीशान है, पानी वाला जीशान है। तो ये लाइट्स वाला जो है ये शुएब है। अच्छा, ये अस्पतालों की लाइट्स रोशन करते हैं। अच्छा, ये अगर इनको टाइम मिले, अगर इनको अवाम का ख्याल है, और इन्होंने जम्मू कश्मीर जो है आज़ाद कश्मीर उनको बनाना है लाहौर, तो लाहौर को लाहौर तो पहले बना लें। ये जाएं जरा गली मोहल्लों में। इस प्रोग्राम के तहत इन्होंने ये कहा कि 10,000 जो स्मार्ट लाइटिंग का सिस्टम देना है, 10,000 LED लगानी है, स्मार्ट लाइटिंग लगानी है। अच्छा। और इसके लिए उन्होंने इब्तदाई तौर पर 100 सड़कें रखी गई लाहौर की, अहम शायरें रखी गई। 4 को छोड़कर चीफ मिनिस्टर साहब आपका पूरा लाहौर अंधेरा है। शायराएं जो हैं वो भी डूबी हुई हैं अंधेरे में। अगर मैं बात करूं शुमाली लाहौर के इलाकों की या जनूबी लाहौर के इलाकों की, तो मैडम साहबा
तोबा तोबा करते हैं लोग। एक तरफ लोगों का इस्तकबाल करते हैं वहां पे गहरे गड्ढे, ये पता नहीं चलता कि गड्ढे इतने इतने बड़े हैं सड़कों पर कि सड़क कहाँ और गड्ढा कहाँ है। जब पानी इक्वल हो जाता है तो हादसा तो हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो है 70 से 80% जो लाहौर के इलाके हैं, चंद आबादियों को छोड़कर वो अंधेरे में डूबे हुए हैं। सही। सरे शाम वहां पे अंधेरा छा जाता है, चोरियां आम हैं और लोग जो है लुट रहे हैं। मैं आपको बात करूं, कल मैं गुजरा सही मेंटल अस्पताल के पास से, हाँ। वो तो, और ये वो मरकज तो है, शहर में है, बिल्कुल ये जेल रोड मरकज पे। है, हाँ। लाहौर का मरकज है। जी जी PIC के बिल्कुल साथ जी है, बिल्कुल, बैक साइड सर्वस की बैग से शादमान है का इलाका है, टोटल गोपन दे रहा है। और वहां पे बच्चियों के हॉस्टल हैं और मुझे तरस आ रही थी रात को कि वहां पे बच्चियां गुजर रही हैं। मेरा ख्याल है कि हम हम पहले भी प्लान कर रहे हैं कि कोई हफ्ते में एक प्रोग्राम ऐसा किया जाए कि हम बाहर जाएं, तो आप टाइम निकालें। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ तो ये जो अंधेरों वाली खबरें, इनकी जो असल मूर्तियां हैं, हाँ, इनकी जो असल शक्लें हैं, इनकी जो असल करतूतें हैं, वो तो सामने लाए ना जरा। बिल्कुल करते हैं, लाहौर में अंधेरा ही दे रहा है मैडम। आवारा कुत्ते अलग हैं, वो अलग काटते हैं, लाइट्स रात को नहीं है, दिन के वक्त साफ पानी नहीं है, शर्म इनको मगर नहीं आती। फिर कहते हैं कि हमने जो कश्मीर है उसको लाहौर बनाना है। तो जनाबे वाला आप रखें, मैं आपके साथ हूं। सही। आप तोहफे देते हैं इनको और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि चीफ मिनिस्टर की तवज्जो दिलाना, हाँ, निशानदेही करना, प्रॉब्लम है, क्योंकि मीडिया जो है ना तो थानेदार है ना जज है, निशानदेही कर सकता है, ठीक है ना। तो इस पे रखें, मैं आपके साथ हूँ। असल जो लाहौर है वो दिखाएं इनको। तो इस वक्त जो है लाहौर में अंधेरा ही अंधेरा है। आप शादरे जाए, वजीर आला का जो हल्का है इन्होंने उसको नहीं बख्शा, किस खाते में लिखता है, नवाज शरीफ के हल्के को नहीं बख्शा, खा गए करोड़ों रुपया ये स्ट्रीट लाइट के नाम पर। कहाँ है स्ट्रीट लाइट? और वो कहते हैं, जब मैंने पूछा जिम्मेदार को, तो मैंने ये रोजनामा पाकिस्तान में स्टोरी ब्रेक की, तो मैंने पूछा भाई कहाँ है लाइट्स? उन्होंने कहा जी चोर बहुत हैं, चोर ले गए। जवाब है ना, क्या है जी, जल गई जी। तो मैंने क्या मरम्मत किसने करनी थी? किसने करनी है भाई? ठीक है ना, मेंटेनेंस किसने करनी है? वो कहता है जी वहां पे जहाज बहुत ज्यादा तो वो ले जाते हैं। इनके पास एक आसान हल है। आपने भी तो जहाज खरीदा है ना? ठीक है, चलो वो मुझे अंदाजा हो गया, ये वो जहाज नहीं, वो दूसरा जहाज। तो वो कहते हैं जी वो ले जाते हैं, हम क्या करें। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब, आपका शहर लाहौर जो है इस वक्त दीगर मसाइल के साथ साथ जो है वो जनाबे वाला अंधेरे में डूब चुका है और लोग कोई अच्छे नाम से याद नहीं कर रहे। फिर मोहसिन नकवी की बातों का ये बुरा बनाते हैं। वो कहते हैं काकरोच तैयार है और वो आ जाएंगे। वो कहते हैं कि सिस्टम बैठ गया, बेड़ा गर्क हो गया हर चीज का। तो जनाबे वाला ये ठीक किसने करना है? लेकिन जावेद साहब, खैर अल्लाह माफ़ करे, इंसान हमें अल्लाह ताला ने बेहतरीन मखलूक बनाया, कॉकरोच तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं तो उन्होंने सिर्फ इतना जुमला नहीं कहा था, उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि डंडे सोटे लेके इन्होंने घरों से निकलना। नहीं, ये साद रफीक ने कहा था। ये नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं साद रफीक, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। वो कहते हैं कि इससे पहले उन्होंने इंकिशाफ कर दिया। वो कहते हैं कि इतने मसाइल हैं लाहौर में, पूरे पंजाब में, पूरे मुल्क में, कि वो कहते हैं कि कच्ची आबादियों से, वो कहते हैं हुक्मरानों बाज आ जाओ। कच्ची आबादियों से डंडे लेके नौजवान निकलेंगे, वो तैयार है सोटे लेकर, और मार मार के आपको दौड़ने नहीं देंगे, आपका खजूबर निकाल देंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि हमने जो पंजाब के कॉकरोच है उनको संभाल के रखा हुआ है। कहा ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। अच्छा सर, कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये हवाला दिया। अब मुझे इनके जोम की समझ नहीं आ रही। मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो फ्लोर पे खड़ी होती हैं, वो कहती हैं जहाज खरीदा भाई। मतलब राना सनाउल्लाह आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमने पंजाब के कॉकरोच संभाल के। मतलब इट्स अप टू देम कि आपका जब दिल चाहेगा आप आवाम को जो है वो किसी भी तरह इस्तेमाल कर लेंगे, डंडे सोटे चलाओ, मारो। और अगर कोई अपनी जरूरत के लिए रोड पे निकलेगा तो आप लोग उन पे जो है वो वाटर कैनन चलाएंगे, गोलियां चलाएंगे। आप देखें मैडम, बड़े अच्छी तरफ आप बात को ले गई। अल्लाह माफ करे वो वक्त ना आए। आपकी मर्जी है तो आप तोड़फोड़ भी करवाएं, जो मर्जी करवाएं। और इमरान खान साहब ने तो राणा साहब के बारे में और कुछ कहा था। आपको याद होगा कि उन्होंने एक तंजीम का नाम लिया था, मजहबी कुलअदम तंजीम का। तो उन्होंने कहा था कि राणा साहब के वो जो है पालतू हैं, जब चाहते हैं उनको ले जाते हैं, जब चाहते हैं वापस ले जाते हैं। तो ये अपनी मर्जी का यहाँ पे अब सिस्टम नहीं चलना। अब उस मजहबी तंजीम से भी आजकल जरा दूरियां हैं ना जी। तो मसला ये है कि चीफ मिनिस्टर साहबा को
नवाज शरीफ साहब को सामने आना होगा, लाहौर को बचा लें कम से कम, ठीक है, लाहौर के मसाइल तो हल कर दें। जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और इस सारे सेगमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि आप कश्मीर में जाकर लाहौर की मिसालें दे रहे हैं, लेकिन कम से कम लाहौर को पहले इस काबिल बना लें कि वो उसकी मिसालें दी जा सके, क्योंकि हम लोग हर रोज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।